Morning, students. How are you? थिंक कैसे है वो ऑन कर दी इसमें हॉटस्पॉट। आज का लेक्चर है। अरे ये तो आया नहीं करता है, वो कट देना चाहिए। रिकॉर्डिंग करनी है, इस पे लिखता रहता हूँ ना, इस कर दिया गया मान लीजिए दोबारा रहना कोई और दोड़ते रहना नहीं तो नहीं होगा ना। हो जाना रिकॉर्डिंग है वो तो प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी। आज का लेक्चर है एनर्जी। सो आज डिस्कस करेंगे हम एनर्जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। फिर करेंगे हम डिस्कस उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो लेट मी then we will discuss work energy theorem. Work energy theorem. ये डिस्कस करेंगे हम। Then we will take some numerical problems. So energy क्या होता है? सबसे पहले energy of a body is capacity for doing work. Energy का सीधा सा मतलब energy means capacity of doing work. Capacity of doing work. आपकी कोई बॉडी होगी जिसके अंदर एनर्जी होगी तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वर्क करने की। तो उस कैपेबिलिटी को बोलते हैं, दैट कैपेबिलिटी इज कॉल्ड योर एनर्जी। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द क्लास रिसेंटली, सो दैट्स गुड। तो हम बात कर रहे हैं आप एनर्जी की। एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तो उसमें काम करने की एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी उसमें। तो उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? दैट एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड योर एनर्जी। तो एनर्जी इज मेजर्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू। किसी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी होगी तो कितना वो वर्क कर सकती है। तो इस एनर्जी का अगर अमाउंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उस एनर्जी से हम कितना वर्क कर सकते हैं, तो वो होगा अमाउंट आपका एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी की वैल्यू अगर आपने वैल्यूट करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि उस एनर्जी के इक्विवेलेंट कितना वर्क है, कितना वर्क हम उस एनर्जी को यूज करके कर सकते हैं, वो हो गया आपका एनर्जी का अमाउंट। अगर हम इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो यूनिट्स आपके वही होंगे जो वर्क के होंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सीजे सिस्टम में इट इज मेजर्ड इन अर्ग एंड एम एसआई सिस्टम में इट इज मेजर्ड इन जूल्स। ठीक है, अगर डायमेंशन फार्मूले की हम बात करें, डायमेंशन फार्मूला वही वर्क का। सो आपका डायमेंशन फार्मूला ml2t-2। ठीक है, सो दिस इज, ये बन गई आपकी डायमेंशनल इक्वेशन।
energy is equal to, so energy is equal to mL2T minus 2. So ये बन गया इसका डेफिनेशन फार्मूला। अब हम बात करेंगे जो आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, कितनी तरह की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एनर्जी की। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे हम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब दिन के टाइम देखा आप लोगों ने, लाइट एनर्जी की वजह से आप हर चीज को देख पाते हो। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपकी लाइट हो गई, लाइट एनर्जी होगी नंबर 1, लाइट एनर्जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो वो जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो एनर्जी की फॉर्म में जा रही है आप तक, तो साउंड की फॉर्म में जा रही है, वो आपकी साउंड एनर्जी होगी। ठीक है, साउंड एनर्जी। आपकी उसी तरह से हीट एनर्जी, ठीक है, जिससे आपको किसी चीज का हॉटनेस का पता चलता है, देयर इज योर हीट एनर्जी। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखे में से जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलती रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होता रहेगा, वो घूमता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो पंखे को रन करने के लिए, बल्ब को रन करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत चाहिए। जो एनर्जी यूज होगी उसमें, वो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। सो आपकी केमिकल एनर्जी, आपके सेल्स होते हैं तो उसके अंदर काम करने की एबिलिटी होती है। टॉर्च में डालेंगे तो टॉर्च जल पड़ेगी, है ना, रेडियो ट्रांजिस्टर में डालेंगे तो आपका रेडियो ट्रांजिस्टर चल पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल फोन पे बैटरी डालोगी तो मोबाइल फोन आपका रन करेगा। तो जो आपकी जो बैटरी के अंदर या सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ योर केमिकल एनर्जी। उसी तरह से जो फूड हम खाते हैं, भोजन जो हम लेते हैं, उसमें भी एनर्जी होती है, वो भी आपकी केमिकल एनर्जी ही होगी। इसी तरह से आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी, ये सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी, दुनिया की हर चीज मैटर से बनी है, और उस मैटर के अंदर चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम क्यों ना हो, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो दैट इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शंस करवाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, लिबरेट करवाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करना पड़ता है, तभी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस फिजिबल होती हैं। तो सारी की सारी आपकी कैसी एनर्जीज हैं, ये देखिए डिफरेंट फॉर्म्स कही मैंने, और तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो कुछ एक एनर्जी के फॉर्म, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी, एक आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में वी विल जस्ट स्टडी योर मैकेनिकल एनर्जी। तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, दैट इज द सम ऑफ टू एनर्जीज। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ योर, आपकी दो एनर्जी, जैसे एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ? आर यू गेटिंग मी? सो तो दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, मैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर टाइम रहा तो फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, बात भी करेंगे इफ टाइम परमिट्स। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से होती है, ड्यू टू मोशन। अब इसके एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। आजकल मॉनसून का टाइम है, तो कहीं पे जोर से बारिश होती है, तो जो पानी है, ठीक है, रनिंग वाटर है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ जो चलता हुआ पानी है, तो उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स उसके नज़र आते हैं। मकान कई बार आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सड़कें आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों? आपका जो पानी है
ज़्यादा बल्क में आएगा, वॉल्यूम में आएगा, साथ में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो लैंड को स्लाइड कर जाता है, तो उसका मतलब पानी के अंदर जो रनिंग वाटर है उसके अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी है। आपकी जब आपकी विंड चलती है, हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो आपने देखा होगा जो तेज हवाएं हैं वो आपके घरों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कई बार आपके जो पेड़ होते हैं वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव वर्क है, लेकिन है वर्क। तो आपकी जो विंड है, विंड के अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, बाय वर्चू ऑफ मोशन, ठीक है, दैट हाँ दैट कैन डू वर्क, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव वर्क क्यों ना हो। तो उसको हम दूसरे पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। आपकी जो विंड मिल्स होती हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जब मोशन में है तो उसके अंदर जो काम करने की जो एबिलिटी है, उस वर्क करने की एबिलिटी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया मैंने रनिंग वाटर का, आपका दूसरा एग्जांपल दिया मैंने जो रनिंग वाटर है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट कैन आल्सो रन योर वाटर मिल्स। तो वाटर मिल्स आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डैम में। तो वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया होता है, फिर उसको टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन रन करेगा, जब रन करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो आपका जो फ्लोइंग वाटर है दैट पोजेसेस योर काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू रन द वाटर मिल्स। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, जो आपकी जो ब्लोइंग विंड है दैट कैन रन योर विंड मिल्स, वो विंड मिल्स को चला सकती है, पवन चक्की को चला सकती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी जितनी भी मूविंग व्हीकल्स होती हैं, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, जब मोशन में है तो किसी चीज के साथ टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो देखा किसी आदमी के साथ टकरा जाए तो उसकी हड्डियां फ्रैक्चर कर देती हैं। डिस्ट्रक्टिव वर्क है लेकिन वर्क तो वर्क ही है, isn't it? तो मूविंग व्हीकल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूविंग व्हीकल्स है उनके अंदर भी आपकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह से कोई आपके पास बुलेट है, बुलेट को हमने फायर किया, गोली चलाई हमने बंदूक से, जो आपकी जो गोली आपकी जो बुलेट ने मूव किया, ठीक है, तो आपकी जो बुलेट ने मूव किया यहाँ से, तो उसने जिस टारगेट को हिट किया वहां पे उसको क्या कर दिया? उसको पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, उसको पेनिट्रेट कर दिया। तो इसका मतलब जो बुलेट के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी का अमाउंट है, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? उस एनर्जी को बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? आपका मूविंग हैमर होता है, हथौड़ा होता है, जोर से हम कील के ऊपर मारते हैं उसको, तो जो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी? नेल को, है ना, जो कील होती है उसको लकड़ी में घुसा देती है। सो द मूविंग हैमर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी विच is used to derive the nail in the wood। तो ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? दैट एनर्जी इज कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी। अब सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर और सारे के सारे प्लैनेट्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम में। तो अलाइव होने के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना। तो मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है, यू हैव अ ब्लॉक हैविंग मास m, ये कोई ब्लॉक है, इसको मैंने फोर्स लगाई, आई अप्लाइड अ फोर्स F ऑन इट, फोर्स लगाई। जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी 0 है, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस हो गया और इसने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसके सेंटर से लेकर, है ना, ये डिस्टेंस हम ये इस डिस्टेंस को लेंगे, ये किया इसने डिस्टेंस ट्रेवल यूं करके। तो कितना, देखो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए, एनर्जी की कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो हम उसके इक्विवेलेंट वर्क का निकालेंगे कि उस एनर्जी की वजह से हम कितना वर्क ड्रॉ कर सकते हैं, वही आपकी एनर्जी का अमाउंट होगा। तो ये विद वेलोसिटी चलेगा v के साथ, इजंट इट? मैंने कोई फोर्स अप्लाई की, कोई ब्लॉक लिया हैविंग मास m, मास इसकी m है, मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसने मूव करना शुरू किया v वेलोसिटी के साथ। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वेरी सिंपल। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैंने कहा हम निकालेंगे वर्क डन की वैल्यू। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। योर वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है ये,
हाँ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यूं करके। अब फोर्स और देखिए जरा यहाँ पे फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से बना फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये बन गया कॉस ऑफ 0। तो ये बना एफ एस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो वर्क डन की वैल्यू सीधी आ गई आपके पास एफ इंटू एस। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपका जो फोर्स होता है, जैसे मैंने फोर्स लगाई तो आपकी जो बॉडी है कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज ए, ठीक है। व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, देन योर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड, ए एक्सेलरेट होगी विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ ये एक्सेलरेट होगी जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू होती है किस चीज के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। इस वैल्यू को यूज कर लो इस रिलेशन में, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन विल बी, ये बन गया m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अब एक रिलेशन हम यूज करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, हमें वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे। सो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने पहले ही कहा कि u की वैल्यू कितनी है 0, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में जब हमने फोर्स लगाई, तो यहाँ से आगे आपके पास ये बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, ये वैल्यू होगी। इस वैल्यू को यूज कर देंगे हम, जो आपका वर्क का जो एक्सप्रेशन है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज कर लो v स्क्वायर अपॉन 2s इनटू s। मैंने ब्रैकेट में a की वैल्यू को लिखा है ना, नाउ यू सी s कैंसिल विद x है, s कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन 2 हियर इज m v स्क्वायर। ये दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये इतना वर्क करेगी, तो इसको बोलेंगे हम दिस इज कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी। सो योर काइनेटिक एनर्जी विल बी किस चीज के बराबर, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूं मैं, देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर क्या होता है, ये होगा आपका वी डॉट वी, वी डॉट वी वी स्क्वायर होता है, देखिए जरा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, वी डॉट वी फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर वो भी v है इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v एंड v 0, तो ये हो गया v स्क्वायर, इजंट इट। तो v स्क्वायर को लिखा मैंने, डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिखा मैंने ये शो करने के लिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाफ इज जस्ट, देखो यहाँ पे देखिए जरा, 1/2 जो स्केलर, m इज अ स्केलर, तो ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो आपकी जो एनर्जी है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, this is scalar quantity, this is scalar quantity। so your kinetic energy is a scalar quantity। आपकी जितनी भी एनर्जीज होती हैं, all the forms of energies are your scalar quantities, isn't it? अब a physical meaning of your kinetic energy, तो फिजिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किस चीज के बराबर है, इट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए बॉडी टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू इट्स प्रेजेंट स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, जो आपने वर्क किया किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए रेस्ट से किसी वेलोसिटी में डालने के लिए, जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, टॉय गाड़ी है, आपके पास टॉय कार है, उसको आप धक्का लगाएं तो जैसे फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट करेगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब रेस्ट से एक्सेलरेट करने के लिए कितनी आपने जो वर्क किया, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखिए जरा यूनिट्स। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है यूनिट्स। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपके पास, K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, तो इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में देखिए जरा, सीजीएस सिस्टम में एम को हम नोट करते हैं ग्राम में, तो मैं सिंपल ये ले रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ 1 ग्राम, और वेलोसिटी को हम नोट करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर
पर सेकेंड ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ क्वांटिटी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। एम की जगह मैंने पुट कर दिया 1 ग्राम, वी की जगह पुट किया मैंने 1 यूनिट वेलोसिटी लिया मैंने, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज सेट टू बी, that is said to be 1 joule if a body of 1 gram, ठीक है, if your body is body of mass 1 gram, ठीक है, is moving with a speed of 1 centimeter per second, ठीक है, the kinetic energy of body is said to be 1 erg, ठीक है, 1 erg if the body of mass 1 gram moves with the speed of 1 centimeter per second, isn't it? तो इसको बोलेंगे हम 1 erg। तो दूसरा अब बात करेंगे एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में मास को नोट करते हैं किलोग्राम में। मैं सिंपलेस्ट वैल्यू ले रहा हूँ 1 यूनिट वैल्यू ले रहा हूँ मास की, और वेलोसिटी की वैल्यू भी यूनिट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो 1 मीटर पर सेकेंड, isn't it? तो यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, तो क्या बना 1/2, एम की जगह 1, वी की जगह भी 1, तो ये हो गया आपके पास। तो आपकी जो इस स्टेज पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इस स्टेज पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी सेट टू बी 1 जूल इफ ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मूव्स विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड के साथ मूव करेगी, हाँ 1 मीटर पर सेकेंड इसकी से मूव करेगी। तो उस स्टेज पे उसकी जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे 1 जूल। अब डायमेंशनल फार्मूला तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। देखो डायमेंशनल फार्मूला देखिए जरा, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ क्या आपका डायमेंशन इज कांस्टेंट है, इट इज हैविंग नो डायमेंशंस। मास के डायमेंशंस होंगे आपके पास, डायमेंशन फार्मूला होगा m, सिंपली m, v का डायमेंशन LT-1 इट्स होल स्क्वायर। तो करिए जरा कंपाइल इसको, तो ये बन गया दोबारा से ML2T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये डायमेंशनल फार्मूला होगा, isn't it? So this is the dimensional formula for kinetic energy. तो अब हम बात करेंगे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। देखिए जरा काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ नंबर है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की स्क्वायर्ड वैल्यू है, स्क्वायर जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तब ये पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर्ड वैल्यू। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, इट नेवर बी नेगेटिव। आपकी जो नंबर 2, तो नंबर 2 आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, इट डजंट डिपेंड अपॉन योर वेलोसिटी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो स्पीड होती है दैट इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी हमेशा चेंज करती है विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करा विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें वर्टिकल सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसमें देखेंगे आप लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम आपकी स्पीड होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी स्पीड मिनिमम होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो ये कंक्लूड आप करोगे कि अब जब नॉन यूनिफॉर्म आपकी सर्कुलर मोशन है वर्टिकल सर्कल में, तो उस केस में देखेंगे आप जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी, मिनिमम होगी, और लोएस्ट पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। ये है आपका लोएस्ट पॉइंट, दिस लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। सो इस तरह से आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। और साथ में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप किसी गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी जो रन कर रही है, मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है। तो उसमें जितने भी पैसेंजर्स आपके साथ बैठे होंगे, फेलो पैसेंजर्स होंगे, तो उनकी रिलेटिव स्पीड तो जीरो होगी। तो इसका मतलब उनकी रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी जो विद इन गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अगर बाहर खड़ा हुआ, सड़क पे खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, उस चीज को नोट करेगा, तो गाड़ी अगर मूव कर रही है तो गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स है वो भी मूव करें, तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहाँ से देख रहे हो किसी चीज को, इस चीज के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, ठीक है। ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ बस, ठीक है, ऑल द फेलो पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। तो अगर वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर their kinetic energy will be zero with respect to each other। उनके रिस्पेक्ट में आपस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर बाहर से देखने वाला कोई सर कोई आपके ऑब्जर्वर है, बाहर सड़क के किनारे खड़ा होके किसी गाड़ी को देख रहा है, तो उसमें गाड़ी मूव कर रही है, तो गाड़ी मूव करने के साथ क्या होगा, आपके जो पैसेंजर्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है उस सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है कि आप किसी चीज को कहाँ से नोट कर रहे हो, आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कहाँ पे फिक्स किया हुआ। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम वैल्यू निकालेंगे कैलकुलस के मेथड से काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स एफ लगाई मैंने, ठीक है, एफ फोर्स मैंने अप्लाई किया, और आपका जो ऑब्जेक्ट है इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस हो गया आपके डी एक्स डिस्टेंस से, ठीक है। ये आपके कितने डिस्टेंस से हो गया डिस्प्लेस, डी एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया। तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वेरी सिंपल टॉपिक अगेन, लेट m इज द मास ऑफ योर ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई उसकी मास कितनी है, m है, और इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मैंने रखा है। तो वर्क डन की वैल्यू जब फोर्स लगाई मैंने, तो ये वैल्यू आ गई आपकी f इंटू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स डिस्टेंस से चलाइए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वैल्यू को यूज कर दो इसमें, तो बन गया आपका वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू डी एक्स। और आपका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है, ठीक है। मैं सिंपल नोटेशन यूज कर रहा हूँ, वेक्टर नोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। ए की वैल्यू यूज करिए इस रिलेशन में, तो क्या बन गया एम, ए की जगह हमने यूज किया डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। जो डी टी है ना, मैंने इसके साथ कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया, तो आपके पास क्या बन गया, ये एम इंटू डी वी इंटू dx upon dt, the time rate of change of displacement is called velocity, हो गया velocity। so velocity is equal to dx upon dt, the time rate of change of displacement is called your velocity। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करिए, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, m dv इंटू v। अब मैं v को आगे लिख रहा हूँ, so m v इंटू dv। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी? यस सर। जहाँ पे पता नहीं चलेगा तो बोलना, थोड़ा जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ, है ना। तो जहाँ पे पता नहीं चलेगा तो उस चीज को आपने बोल देना कि ये चीज समझ नहीं आया, ठीक है। सो देयर इज नो इशू। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। तो यहाँ से आया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये चीज। तो टोटल वर्क डन अगर निकालना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालनी हो तो हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, है ना। टोटल वर्क डन कैन बी फाउंड आउट, है ना, कैन बी फाइंड आउट या कैन बी फाउंड आउट। so it is can be found out by integrating above expression।
बाय इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन, इस जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, आपका टोटल वैल्यू निकल आएगी वर्क डन की। तो क्या होगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू डी डब्ल्यू का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हुआ आपका एम वी डी वी, इसका इंटीग्रल। और यहाँ पे ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है, मान लो पहले आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे वेरिएबल देखो जरा, जिसके साथ डी लगा होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास ये, यहाँ पे वेरिएबल है आपका डब्ल्यू वर्क, यहाँ पे ये है, इसकी लिमिट चलेंगी यहाँ पे जिसके साथ डी लगा है। तो वेलोसिटी है ये, तो शुरू में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 होगी। फिर जैसे उसको फोर्स लगाएगी वेलोसिटी v के साथ मान लो चलना शुरू करता है, तो वहां से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास तो ये बन गई आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू वेरी किया 0 से लेकर कहाँ तक, v तक। m को निकाल दिया मैंने बाहर, m इज टेकन आउट, तो ये बन गया इंटीग्रल लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू v, ये बन गया v इंटू डी वी। अब v की जो पावर है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे हम, एक ऐड कर देंगे, जो पावर बन जाएगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, योर एक्सप्रेशन बिकम्स v m, और यहाँ पे v की पावर हो गई 1 + 1 डिवाइड बाई जो पावर बन गया उतना ही 1 + 1, आपकी लिमिट्स चेंज की 0 टू v। अब इसको थोड़ा सा कंपाइल कर लो तो क्या बन जाएगा m, ये बन गया आपके पास m, और ऊपर बना ये v² डिवाइड बाई 2, लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू v। अब इसके बाद वाला स्टेप है कि आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स की वैल्यू यूज करते हैं हम। तो आपका एक्सप्रेशन में जो 2 है इसको बाहर निकाल देंगे तो आपके पास बन गया 1/2, हियर इज m, और अपर लिमिट आपकी v है, v की जगह v पुट किया तो v रहा v² जो भी पावर हो, माइनस लोअर लिमिट 0 है, v की जगह 0 डाला तो 0² का मतलब 0, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 1/2, here is 1/2 mv², isn't it? तो ये बना आपका, देखिए वही एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका एक्सप्रेशन हमेशा ही याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है आपके पास 1/2 mv², isn't it? ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा। अब हम बात करेंगे अनदर यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस से होके निकलता है ना, ऐसा रीजन जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, तो एकदम से वो एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेट करेगा तो उसकी स्पीड चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको क्या करवाया हमने, छोड़ा। जैसे मान लो ये रीजन है, ये आपके पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 1 वोल्ट का, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। यहाँ पे छोड़ा हमने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी जब इसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा जाएगा। तो जितनी एनर्जी इसके पास होगी उस एनर्जी को बोलते हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अनदर यूनिट है आपका। तो ये अनदर यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अनदर यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट के रीजन में जब हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो आपके इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट किया, भागा वो पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो वो भागेगा, एक्सेलरेट करेगा वो। तो कितनी उसके पास एनर्जी होगी जब उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा जाएगा, उस एनर्जी को, उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी possessed by your electron whenever it is accelerated in a potential difference of 1 volt। कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है जब उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ से आप देखिए करना क्या, आप लोगों ने देखो इसकी डेफिनेशन याद करना इजी है। कितनी वैल्यू होगी इसकी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो देखिए जरा यहाँ पे ये वैल्यू बनी, मैंने सिर्फ ई और वी की वैल्यू यूज की, जो मैंने डेफिनेशन बताई ना कि
एक बोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को रखा तो कितनी उसके पास एनर्जी होगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू देखिएगा, इसको कर दो अब सिंप्लीफाई, तो बन गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट ये भी जूल, आप +2 में पढ़ोगे इस चीज को, ये भी जूल के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, हाँ, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 m का मतलब मेगा, MEGA, ठीक है, प्रीफिक्स है ये। तो इसकी वैल्यू थी 10 रेज़ टू पावर 6 ये। अब इसमें हम प्रीफिक्स m की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर, कितना बोला मैंने, 6, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है आपको, ये इस चीज के बराबर होती है। इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या बन जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। तो कितना हो गया, ये बन गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 जूल। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस यूनिट्स इन योर माइंड, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क अब एनर्जी थ्योरम। देखो इसमें क्या मतलब है कि ये रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ये, ठीक है, वर्क और एनर्जी के बीच में। आप किसी चीज के ऊपर वर्क करते हो, तो जिस बॉडी के ऊपर आप वर्क करते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। जैसे आपके हाथ में बॉल पेन है, आप उसको थ्रो करते हो, थ्रो करने का मतलब आपने वर्क लगाया, उसको वर्क किया उसके ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो आप उसके करोगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो ये है आपकी सीधी सी स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट, आपके पास कोई रिलेशनशिप होगी, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में, वर्क और एनर्जी के बीच में। जब किसी बॉडी के ऊपर आप वर्क करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो वो होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। So work energy theorem, it relates your work with energy। कहने का मतलब work done is equivalent to change in kinetic energy। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं कि work energy theorem states that work done is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। kinetic energy में जो change होगा, जितना आपने वर्क किया उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी, चेंज होगी। जैसे आपका क्रिकेट का मैच देखा है आप लोगों ने, तो बैट्समैन बॉल को हिट करता है ना, उसने वर्क किया उसको हिट करने में, तो आपकी जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, ठीक है। या वो बॉल को स्टॉप कर लेता है, तो बॉलर ने, फास्ट बॉलर ने बॉल, आपकी बॉल की है किसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ, और जो बैट्समैन है उसने बॉल को स्टॉप कर लिया, तो इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास और उसने काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया, उसने वर्क फोर्स लगाया उस पर। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, स्पिनर बॉलर है, ठीक है, स्पिन बॉलर है तो बॉल स्पिन कर रहा वो, तो आपका जो बैट्समैन है वो पूरी फोर्स के साथ उस बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, सिक्स लगा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसके काइनेटिक एनर्जी कम थी, फिर उसने जब उसके ऊपर वर्क किया तो उसको स्टेडियम से बाहर पहुंचा दिया, ठीक है। जो कितना वर्क किया उसने, ठीक है, जितना वर्क किया वो हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सीधा सा मतलब ये हुआ। तो आप डिफरेंट सिचुएशन, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर चीज को आप विजुलाइज कर सकते हो। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है सिंपल सा मतलब। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है सीधा सा आपका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्रूव करना हमने इसको, देखो प्रूव जैसे हमने पहले किया ना, सिंपल लाइंस पे, सेम लाइंस पे हुआ कि आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाई। अब यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैं जीरो नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, यू वेलोसिटी के साथ पहले चल रहा था ये। जैसे आपका बॉलर ने बॉल किया, कुछ स्पीड के साथ बैट्समैन की तरफ बॉल जाएगी, फिर वो उसको हिट करेगा, ठीक है। तो पहले जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यू है, फिर उसको हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जब फोर्स लगी, तो मान लो वो फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, तो उस केस में हमने देखना है कि आपका जो वर्क डन होगा कितने के बराबर होगा, इजंट इट। तो जो फोर्स हमने करना क्या है, देखिए जहाँ पे भी वर्क एनर्जी की बात होगी,
आपने सिर्फ वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, इजंट इट? बाकी कुछ नहीं करना है, किसी चीज पे फोकस रखेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया MAS, ये बनी आपकी वर्क डन की वैल्यू, इजंट इट? अब यहाँ पे ए के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने रिलेशन यूज किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ए की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, तो ए की वैल्यू आई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S। इस वैल्यू को यूज किया हमने कहाँ पे, इसको यहाँ पे यूज करिए इस एक्सप्रेशन में। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क डन विल बी एम ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S, और यहाँ पे एस कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना ये। तो इसको लिख लिया मैंने 1/2, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया m, तो ये बना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया आपके पास 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। ये बना एक्सप्रेशन, देखिए जरा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर है? पहली टर्म, इट इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने सर्कल किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो आपके पास बना वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो ये बना आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, kF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, माइनस हाफ mu स्क्वायर, इसको लिखा मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो किस चीज के बराबर हुआ? वर्क डन के बराबर। तो ये बनी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट लगती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ यू आर अप्लाइंग योर कांस्टेंट फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स लगाएं आप, तो तब भी बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो हम एकदम से करेंगे इसको। तो ये थी आपकी, देखो करना क्या, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, उसके ऊपर फोर्स आपने F लगाई, तो आपने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना है। तो वर्क डन F इंटू एस, एफ की वैल्यू यूज करिए एम ए के बराबर। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम रिलेशनशिप यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप W के एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, आपके पास सीधा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर आप वेरिएबल फोर्स लगाते हो तो हमें पता, दिखिए जरा, इसको मैं डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ। सो फॉर वेरिएबल फोर्स है ना, अगर वेरिएबल फोर्स है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की शेप कैसी होगी? तो वेरिएबल फोर्स के साथ, तो उसके लिए हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी एक्सप्रेशन निकाला था हमने 1/2 हियर इज mv स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। बोथ साइड्स हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन गया? dk/dt लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड dt ऑफ 1/2 mv स्क्वायर, इजंट इट? तो इसके बाद देखिए जरा, 1/2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास आ गया 1/2 m dt ऑफ v स्क्वायर। v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? 1/2 हियर इज m v स्क्वायर, पावर आ गई आगे, तो ये क्या बन गया? 2v, पावर से घटा एक, 2 आए आगे, पावर से घटा एक, 2 - 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 रहा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब dv/dt, यूं करके, इजंट इट? तो इसके बाद देखिए जरा, तो आपके पास 2 कैंसिल विद 2, तो आपके पास एक्सप्रेशन रह गया। अब देखिए जरा, ये बन गया आपके पास dv/dt किस चीज के बराबर? एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ से आ गया आपके पास m, फिर इज a इंटू v, ठीक है। तो ये m इंटू a किस चीज के बराबर? फोर्स के बराबर। तो ये बना आपके पास dk/dt, ठीक है। m में किस चीज के बराबर? फोर्स के बराबर। तो ये बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये बन गया dk/dt। dk/dt इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर, इजंट इट? तो इस तरह से आपके पास यहाँ तक पहुंचे। अब वेलोसिटी को लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी होता है आपके पास dx/dt, dx/dt आपके पास वेलोसिटी। इस वैल्यू को यूज करिए इस एक्सप्रेशन में, देयरफॉर ये बन गया आपके पास f dx/dt, ठीक है। तो dt कैंसल्स आउट, देखिए इधर आपके पास क्या बना? dk इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। एफ इंटू डी एक्स क्या हो गया? ये आपका वर्क के बराबर है,
ठीक है, ये आपके पास वर्क के बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट। अब लिमिट्स क्या चलेंगी आपके पास, देखिए जरा, यहाँ पे एक वेरिएबल आपका x है, दूसरा आपका k है। तो वेन एवर x इज इक्वल टू एक्स आई, तो आपका k क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नंबर 1। जब x बन जाएगा आपके पास एक्स एफ, फाइनल पोजीशन है ना, सो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन को, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है। तो k की लिमिट चलिए आपकी के आई टू के एफ डी के इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, आपकी लिमिट चेंज हुई एक्स आई टू एक्स एफ, क्योंकि आपका वेरिएबल इसमें फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं इस केस में, बिकॉज फोर्स इज योर वेरिएबल फोर्स। तो ये भी आपका चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब लेफ्ट हैंड साइड में डीके का dx का इंटीग्रल होता है x, देखिए जरा उसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, ठीक है। उसी तरह से dk का इंटीग्रल क्या होगा, k होगा, ठीक है। तो ये हो गया k, लिमिट चली इसकी के आई के एफ इज इक्वल टू, ये बना वर्क डन के बराबर एक्स आई एक्स एफ, हियर इज एफ इनटू dx, ये वर्क डन के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, ये आपका वर्क डन के बराबर हो गया जिसको मैंने सर्कल किया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर लो लिमिट्स, अपर लिमिट एफ के एफ माइनस लोअर लिमिट के आई है, सो इट इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, वर्क डन के बराबर, जिसको मैंने सर्कल किया था, वर्क डन के बराबर है ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर से वही एक्सप्रेशन जो अभी किया था हमने, ठीक है। सो तो एक और मेथड है आपके पास, अल्टरनेटिव मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम को करने का। तो उसके लिए मैं दो स्टेप में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपका वर्क की वैल्यू पता है आपको, वर्क किस चीज के बराबर होता है, ये होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इसमें फोर्स जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है, फोर्स जब फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे ये किया मैंने एक्स आई और ये एक्स एफ। अब फोर्स को लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्स का वेरिएबल, एक्स का फंक्शन है आपका एक्सेलरेशन। तो ये बन गया आपके पास एक्स आई टू एक्स एफ, यूं करके एक्स एफ, ठीक है। तो यहाँ से अब ए को लिखेंगे हम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एम इज कॉन्स्टेंट, एम निकल गया बाहर, तो ये बन गया एक्स आई टू एक्स एफ। तो इसको लिख लिया मैंने वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को लिखा डी वी अपॉन डी टी, और ये डी एक्स, इजंट इट। तो यहाँ पे x का फंक्शन है वेलोसिटी, इजंट इट, क्योंकि फोर्स आपका वेरिएबल था, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है आपके x के सारे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज किया मैंने, तो एक्स आई टू एक्स एफ, यहाँ पे डी एक्स डी वी एक्स को अलग से लिखा, और डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया मैंने अलग से। डी एक्स अपॉन डी टी किस चीज़ के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास m, और ये लिमिट्स वेरी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, और ये बन गया आपके पास वी एक्स, और ये डी वी एक्स, ये बना आपके पास। अब v का इंटीग्रल क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 होगा, इजंट इट। तो इस तरह से फिर आपकी वेलोसिटी चेंज करेंगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जैसे ही आपका वेरिएबल ये हुआ ना, ये चेंज हुआ, आपका वेरिएबल बन गया वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी का वेरिएबल हुआ, तो यहाँ पे आप ये चेंज कर देंगे इसकी लिमिट्स, यहाँ पे वेलोसिटी वाली लिमिट्स चलेंगी, तो यहाँ पे v इनिशियल कर दो, यहाँ पे v फाइनल कर दो, बस इतना सा फर्क होगा, ठीक है। तो अब ये बन गया आपके पास m, इसका वी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल डिवाइड बाई 2, लिमिट्स चली आपकी वी आई टू वी एफ, यूं करके। तो ये बन गया आपके पास, अब पुट करेंगे हम लिमिट्स 1/2m, 1/2 को ले लिया मैंने बाहर, तो ये क्या बना, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये बना आपके पास, isn't it? तो ये भी दोबारा से वही बन गया, देखो जरा, हाफ, इट इज 1/2 हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 m वी आई स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोबारा से वही। आपको ये रिलेशन तैयार कर लें पेपर के लिए,
ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये दूसरे तरीके से मैंने इसको किया। तो देखो एक बार फिर से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं व्हाट वी हैव डन सो फॉर इज। तो यहाँ से हमने किया ये, हमने लिया एक्सप्रेशन, यहाँ से किया था हमने समवेयर हियर। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, हाँ ये है वर्क डन, यहाँ से किया था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू ये चीज के बराबर। एफ को हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। फिर एक्सेलरेशन को, मास को निकाल दिया मैंने बाहर, एक्सेलरेशन को लिख लिया मैंने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर। फिर यहाँ पे इन दोनों को मैंने एडजस्ट कर लिया, इन दोनों को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास वेलोसिटी, ये बन गया डी वी एक्स। तो ये बना आपके पास, इसका आ गया वेलोसिटी और ये ऐसा रहा ऐसे ही। फिर इसका इंटीग्रल निकाला हमने, ठीक है। डेल आपका जो वेरिएबल है वो है वेलोसिटी, तो इसका इंटीग्रल हो गया वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स पुट की, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास बना ये आर्टिकल। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बना आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर, क्या ये, हाँ दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। अब करेंगे हम डिस्कशन, हाँ डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास किस चीज के बराबर होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख रहा हूँ इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा फॉर्मूला इसका 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो है देखिए, तब अगर v इज इक्वल टू u के बराबर है, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी सेम है, तो इस रिलेशन में पुट करेंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी दोनों टर्म्स, और जीरो हो जाएगा। वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर। क्योंकि v को u के बराबर पुट किया मैंने, तो इट इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन आपका जीरो होगा जब आपकी, आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है उस केस में, ठीक है। तो इस केस में देखिए जरा, सर्कुलर स्पीड में देखिए जरा, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है, आपकी जो स्पीड है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो स्पीड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए जीरो होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, फिर अगर v की वैल्यू अगर लेस देन u है, फाइनल वेलोसिटी अगर कम है इनिशियल वेलोसिटी के, तो यहाँ पे इस रिलेशन में देखिए जरा, तो वर्क डन वही रिलेशन यूज कर रहा हूँ मैं, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो v की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और u की वैल्यू आपकी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो देखेंगे आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वाला फैक्टर कम होगा और ये वाला फैक्टर आपका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब जैसे आपने हाथ में बॉल पेन लिया है, जब आप इसको वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करोगे, स्पेस में थ्रो करोगे, तो उसकी जो स्पीड है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो वर्क डन किसने किया, ग्रेविटेशन फोर्स जो वर्क डन करिए दैट विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन, हाँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इफ योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने थ्रो किया कोई ऑब्जेक्ट, क्रिकेट का बॉल थ्रो किया आपने स्पेस में, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो उसकी स्पीड आपकी डिक्रीज होती चलेगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। उस केस में जब आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू से कम होती है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। जैसे आपका क्रिकेट का प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, तो आपके बैट्समैन ने उस बॉल को स्टॉप किया जस्ट, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी। पहले स्पीड, बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर बल्लेबाज ने उसको क्या किया, बैट्समैन ने उसको खेला और उसने स्टॉप कर दिया उसको, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई, जीरो हो गई फाइनली। तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन विल बी नेगेटिव, इजंट इट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल, अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन यू, अगर v की वैल्यू, तो यहाँ से इस रिलेशन से क्लियर है बिल्कुल सीधा, देखिए जरा, तो वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। v की वैल्यू u की वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये टर्म ज्यादा होगी, पहले वाली टर्म ज्यादा होगी, दूसरी वाली टर्म कम होगी, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा इस केस में। तो कोई पत्थर आप हाथ से ड्रॉप करते हो, ठीक है,
आप घर की छत पे चले जाए, वहां पे कोई पत्थर लिया, उसको ड्रॉप किया, तो उसकी जो स्पीड है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इस केस में आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस केस में जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव। एक और एग्जांपल, सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल प्लेयर लोगों के लिए, कि स्पिन बॉलर है ना, बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है जोर से, पहले उसकी स्पीड मान लो कम ही होती है, फिर जोर से हिट किया, एकदम से स्टेडियम से बाहर फेंक दिया बॉल को, तो उस केस में आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है, स्पिन बॉलर की बॉल की स्पीड कम होती है, फिर उसको हिट लगाया जोर से उसने, तो एकदम से स्पीड, उसने हाई स्पीड के हिसाब से बॉल को स्टेडियम से बाहर थ्रो किया, ठीक है, शॉट लगा के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा हो गई, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप थोड़ा सा दिमाग में दें। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। सो आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, कोई ब्लॉक है आपका 1 kg का, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, सो मास इज 1 kg, ठीक है, इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पे मूव कर रहा है ये, विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड की दर से मूव कर रहा है। एंटर्स अ रफ सरफेस, कोई रफ सरफेस है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे शो किया कि रफ सरफेस है ये आपका, बाकी आपका स्मूथ सरफेस है। तो x की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रही, x इज इक्वल टू 0.10 मीटर टू x इज इक्वल टू 2.01 मीटर, यहाँ तक, ठीक है, ये रफ सरफेस है। जब यहाँ से होके गुजरेगा तो क्या होगा ये, then enters a rough surface from x is equal to 0.10 to x is equal to 2.01. The retarding force acting on the block varies with x as, ये है force की वैल्यू दे रखी, force is equal to minus k upon x, ठीक है। so for लिखा है 0.10 मीटर is less than x is less than 0, here is 2.01 मीटर, ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 0 फॉर, सो x इज लेस देन 0.10 मीटर और x इज ग्रेटर देन 2.01। इसका मतलब यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए वैल्यू, यहाँ पे कोई आपकी ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ ये है आपका रफ सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ये भी स्मूथ सरफेस, यहाँ पे आपका रफ सरफेस है। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, वेयर के इज, के की वैल्यू दे रखी इसमें, के वेयर के इज इक्वल टू 0.5 जूल, कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हमें, एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट क्रॉसेस द रफ सरफेस, ये रफ सरफेस से होके जा रहा, पहले इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, रफ सरफेस से होके जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यूं करके। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू एफ इंटू डी एक्स होती है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, और x की वैल्यू चेंज करी यहाँ पे 0.10 टू 2.01, x की वैल्यूज मैंने यूज कर ली इसमें, x इज इक्वल टू दिस मच, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, हियर इज m u स्क्वायर, मास की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, यूज करेंगे इन सारी वैल्यूज को। तो इसमें देखिए जरा, ये जो आपका रफ सरफेस है उसके लिए फोर्स की वैल्यू दे रखी है, ये एक्सप्रेशन देखिए जरा, f इज इक्वल टू, हाँ एफ की वैल्यू दे रखी है, ये दिस वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है माइनस के अपॉन एक्स, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा ये बन गया आपके पास इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0.10 टू 2.01, तो माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 m की वैल्यू 1 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यू 2, देखिए 2 टू 4 हो गया, तो ये 4, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 प्लस समथिंग, और k की वैल्यू भी देखिए क्वेश्चन में, देखिए जरा 0.5 जूल, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या बन गया ये बन गया 0.10 2.01 माइनस, तो यहाँ पे आया आपके पास k की वैल्यू ऑफ k इज गिवन टू यू 0.5 अपॉन x इंटू डी एक्स, बस इसको इंटीग्रेट करना हमें +2, ठीक है। तो
तो ये आ गया आपके पास -0.5, तो ये बना इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स, इसका होगा नेचुरल लॉग एक्स डेरिवेटिव इंटीग्रल, सो 2.01 प्लस 2, तो करेंगे इसको हम इंटीग्रेट फटाफट, -0.5, ये हो गया आपके पास नेचुरल लॉग ln x, ठीक है। लिमिट्स चली आपके पास 0.10 टू 2.01 प्लस 2, इजंट इट। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया -0.5 अपर लिमिट, तो हुआ 2.01 माइनस ln 0.10, ठीक है, प्लस 2, इस तरह से। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, तो आपके पास हुआ -0.5, ये हुआ नेचुरल लॉग 2.01 डिवाइड बाई 0.10 प्लस 2, ठीक है। इसको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है कॉमन में, तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया 2.303 से, इसका बेस हो गया 10, तो 2.01 डिवाइड बाई 0.10 प्लस 2, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए जरा इसको काट सकते हैं आप, इसकी वैल्यू बन जाएगी 20.1, तो ये वैल्यू बन जाएगी -0.5 इंटू 2.303 लॉग, कॉमन लॉग, इसको आप ऑपरेट कर लेंगे डेसिमल को, तो ये बन जाएगा 20.1 प्लस 2, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, टोटल वैल्यू निकालेंगे तो दिस वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 1.5 के बराबर। इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक देखनी है इसकी, ठीक है, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास -0.5 इंटू 2.303 इंटू 20 में 2 डिजिट्स हैं, तो 1 रहेगा, 1.20 को देखेंगे लॉगरिथमिक टेबल में 1 के नीचे, तो आपकी वैल्यू आएगी, मेरे ख्याल से मैंने अभी निकाली थी वैल्यू 32 पॉइंट समथिंग थी, तो ये वैल्यू देख लेंगे आप, सो लेट मी चेक दिस वैल्यू, सो दिस वैल्यू वाज, हाँ ये था 3032 के बराबर की वैल्यू प्लस 2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास सीधी सी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये रहेगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 जूल, ठीक है। तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये बना हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। यहाँ से अब v की वैल्यू निकालना इजी है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई m, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है, ये बन गया 10, सो m की वैल्यू 1, सो ये बन गया आपके पास इट इज़ 1, है ना, इट इज़ 1.0 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन, so relation between kinetic energy and momentum तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन तो बहुत ही सिंपल है, इसको m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो राइट हैंड साइड को, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ठीक है। एम वी किस चीज के बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, एम वी पी के बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर, ये हुआ मोमेंटम के बराबर, तो ये बन गया 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये निकला आपके पास रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ये था आपके पास रिलेशन। सो योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो इसका मतलब क्या है, अगर
आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है, उनका मोमेंटम अगर सेम है, पी की वैल्यू सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी देखिए ज़रा, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन तो बिल्कुल ही सिंपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम से 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² है ना। वर्क डन किस चीज के बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस को ले जाओ पल्ली तरफ, तो क्या बन जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² डिवाइडेड बाई एस। तो ये निकला रिलेशन, लिखिए जरा। तो यहाँ से देखिए एक चीज बहुत ही क्लियर है, ठीक है। इस रिलेशन से अगर रिटार्डिंग फोर्स जो है ना, आपकी हैवी बॉडी और लाइटर बॉडी के ऊपर काम कर रही है, इफ दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही है, सो एंड ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बिफोर कम्स टू रेस्ट, तो उनके ऊपर सेम रिटार्डिंग फोर्स लगी। कहने का मतलब आपके पास एक बस है, एक कार है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं रिटार्ड होने से पहले, तो उनके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स होगी वो भी सेम होगी। ये मतलब है इस चीज़ का कि आपकी हैवी और लाइटर बॉडीज हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब रिटार्डिंग फोर्स लगती है तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं रिटार्डिंग फोर्स लगने के बाद, isn't it? तो ये था आपके पास। सो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। सो फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो इस तरह एंड कहाँ से, अच्छा गूगल मीट से